यस्याः प्रसादमवलम्ब्य जगद्गुरूणाम् अप्यस्खलद् बहुगुणाः प्रसरन्ति वाचः सा वेदशास्त्रपरिनिर्मितवन्द्यदेहा भूयात् समग्रवरदैव सरस्वती। यत्कृपालवमात्रेण मूको भवति पंडितः वेदशास्त्र शरीरां तां वाणीं वीणाकरां भजे। परम श्रद्धेय, आज इस सारस्वत सत्र में विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान आचार्य ए.के. राय जी इस सत्र के माध्यम से भारतीय विद्या, विशेष रूप से सनातन ज्ञान परंपरा के विषय में जो अनेक प्रश्न उपस्थापित हुए, चिंतन का जो एक नया क्षेत्र उपस्थित हुआ, उसके प्रस्तावक के रूप में यहाँ हमारे दो विशिष्ट वक्ता डॉक्टर प्रभाकर उपाध्याय जी एवं प्रोफेसर राजकुमार मिश्र जी, सत्र के संचालक डॉक्टर सुरेश कुमार तिवारी जी, एवं यह मेरा विशेष रूप से सौभाग्य है कि भारतीय विद्या की जिस परंपरा पर संपूर्ण भारत को विचार के लिए एकत्र होना चाहिए, बार बार हर क्षेत्र में जिसकी चर्चा होना चाहिए, जिसके क्षेत्र के रूप में साक्षात तप और स्वाध्याय की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे जो यहाँ ब्रह्मचारी विराजमान हैं, वह परंपरा कैसे आगे बढ़ रही थी, कैसे आगे बढ़नी चाहिए और उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसके अवरोधों पर चर्चा होना चाहिए, उसको एक मंच के रूप में, एक यज्ञशाला के रूप में जिन्होंने यह सारस्वत यज्ञ प्रारंभ किया, ऐसे श्रद्धेय श्री जयंत सहस्त्रबुद्धि जी, वैदिक विज्ञान केंद्र के यशस्वी समन्वयक आचार्य प्रोफेसर उपेंद्र तिवारी जी। मुझे बहुत ही संकोच हो रहा है कि भारतीय विद्या, विशेष रूप से विविध ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में अग्रगण्य विद्वान आचार्य प्रोफेसर ललन मिश्र जी, प्रोफेसर शाही जी, डॉक्टर सुमन जैन जी और कैवल्य धाम के माध्यम से जो भारतीय दर्शन के वैज्ञानिक चिंतन के विभिन्न क्षेत्रों पर जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर राजेश्वर मुखर्जी जी भी यहाँ विराजमान हैं। यह सत्र विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा इस दृष्टि से कि भारतीय विद्या की परंपरा पर और उसके किस तरह से अवरोध है, उस पर चर्चा हो रही थी। भारतीय विद्या में कहीं अवरोध का क्रम नहीं रहा, यही भारतीय विद्या के गौरव की बात है। एक विशेष रूप से प्रभाकर उपाध्याय जी ने जो बात की वेद के काल के बारे में, यह जो काल है, यह काल जो है, यह वेद का काल है या कुछ ऐसा भी काल है कि जो वेदोत्तर काल है, जिसके बारे में हम शंका नहीं करते, चर्चा नहीं करते। यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि आज ही उपस्थित हुआ हो, यह प्रश्न जब जैसे ही उपस्थित हुआ, वो भारतीय विद्या आगे बढ़ गई और यह प्रश्न उपस्थित हुआ था भारतीय विद्या के सबसे बड़े आचार्य के सामने कि यह जो अवधारणा है, यह अवधारणा की जो हम देख रहे हैं वही है या इसके बाद और इसके पीछे भी कुछ है। ऐसा चिंतन एक भारतीय विद्या के निष्णात आचार्य
और उस जमाने के श्रेष्ठतम जो कुलपति थे उनके मन में आया था, और वह थे आचार्य शौनक। आचार्य शौनक अगर हमें मार्ग न देते तो हमारा चिंतन जो है वह अवरुद्ध हो जाता। तो उनके सामने क्या समस्या आई थी? उन्होंने कहा था कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। ऐसा क्या है, ऐसा वह एक क्या है जिस एक के जानने से हम सब कुछ जान जाएं। और यह प्रश्न लेकर के हाथ में संविदा लिए हुए इतने बड़े आचार्य कहते हैं जिनके गुरुकुल में 80,000 जो है वो शिष्य जो है वो वेदपाठी और निष्णात आचार्य निवास करते थे, ऐसे आचार्य के मन में शंका आ गई और शिष्य के रूप में वह भगवान आंगिरस के सामने जाकर के उपस्थित हो जाते। और तब पहली बार आचार्य आंगिरस ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि किसी एक के जानने से आप सब कुछ जान जाएं। ऐसी हमारी भारतीय विद्या की परंपरा पर भगवान आंगिरस कहते नहीं, जानना है तो द्वे विद्ये वेदितव्ये, आपको दोनों विद्याओं को जानना पड़ेगा। अब मैं इस पक्ष को थोड़ा सा लोक के साथ जोड़ता हूं। वहां तो वो है बड़े दार्शनिक पराकाष्ठा पर ले जाते हैं कि दो विद्याओं को जानना पड़ेगा, परा को जानना पड़ेगा, पराचा अपराचा दोनों को जानना पड़ेगा, क्योंकि एक के माध्यम से ही दूसरे को हम जान सकते। अब यह प्रश्न यही नहीं रुका था। उस समय के कुछ और भी श्रेष्ठ आचार्य थे, बहुत, जिनकी ख्याति जो है संपूर्ण भारत में थी। भरद्वाज से बड़ा कौन सा विद्वान होगा, आश्वरायण से बड़ा कौन सा विद्वान होगा, भार्गव से बड़ा कौन होगा। तो ऐसे श्रेष्ठतम जो आचार्य थे उस समय के 6 आचार्य थे। उन 6 के पुत्रों के मन में यह अनेक प्रकार की शंका आ गई कि जो ब्रह्म की उत्पत्ति से लेकर के अनेक विषयों के विषय में आ गई। तो ऐसे 6 आचार्य भी जो है अपनी शंका को लेकर के जब जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? पिप्पलाद के पास जाते हैं। और तब पिप्पलाद कहते हैं कि नहीं, 1 वर्ष का समय दीजिए, हम आपकी शंकाओं का निराकरण करेंगे। और फिर एक एक के प्रश्न का वह उत्तर देते हैं। यह मैंने आप लोगों को थोड़ी सी बात जो है वो मुंडक और प्रश्न उपनिषद के माध्यम से प्रस्तुत करने की कही कि वहां जो द्वे विद्ये वेदितव्ये की बात करते हैं, परा और अपरा, हम उसको थोड़ा लोक में ले आते हैं कि हमारी जो भारतीय विद्या की जो परंपरा है वह परंपरा क्या है? वह विद्या की परंपरा है और लोक की परंपरा है, समाज की परंपरा है। हम जो है समाज के लिए विद्या को प्रतिष्ठापित करते थे। विद्या जो है हमारी अपने लिए नहीं थी, विद्या हमारे लोक के लिए थी। तब लोक की विद्या कैसी होनी चाहिए? तो लोक की विद्या होनी चाहिए तपः स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय के साथ आगे बढ़नी चाहिए। तो सारा का सारा जो हमारा मार्ग आगे बढ़ता रहा जिसमें कहीं कालक्रम नहीं है। एक बात हम सब ध्यान से अपने अंदर संक्रमित कर लें कि वेद का कोई काल नहीं है, क्योंकि वेद का अगर काल होता, काल का मतलब अवरोधक तत्व होता वेद का, तो फिर हमारा जो पाणी ग्रहण संस्कार है, हमारा जो उपनयन संस्कार है, जितने भी हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों में भी हम कोई टेक्नोलॉजी खोज लेते। हम जो है अभी भी जो है इतने 1000 साल बाद आनो भद्रा हकत्वयंत विश्वता के आगे पीछे नहीं जा पाए हैं, क्योंकि हम उसी काल में हैं जिस काल से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन हमने कहा कमी आई कि हम वेद को लोक से पृथक करके आगे बढ़ने लगे, क्योंकि वहां जो है वहां क्या था? सत्य धर्माय दृष्टये। वहां जो है तत्वम पूषण न पावरण, हे पूषण जो है सत्य के लिए, धर्म के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ये जो आवरण है हिरण्यमय पात्रेण, इसको आप हटा दीजिए। तो हम जो है इसको जो है इसकी न्यूनता में जैसे जैसे आगे जब बढ़ने लगे तब ये सारी के सारे कब से हुआ? अब 2 चीज हो गई कि हमारे सामने जो है मेटेरियलिस्टिक जो हमारा जो एक तरह से डेवलपमेंट था, हम उसको समाज में उस तरह से ले आना चाहते थे कि स्वतंत्र शास्त्र
शास्त्र के रूप में प्रणीत हो, जिसके बारे में आपने चर्चा की प्रभाकर जी कि जो सबसे जो श्रेष्ठतर जो है कंट्रीब्यूशन भारत की धरती पर हुआ, तो वह क्या हुआ? वह हुआ कौटिल्य अर्थशास्त्र। क्योंकि अभी तक जो हमारी बात हो रही थी, अभी तक जो हमारा उद्देश्य था क्या था? सत्य धर्माय दृष्टये। लेकिन अब हमें जो है वो समाज को जो है वह एक तरह से आधुनिकी से जोड़ना था, विज्ञान से जोड़ना था। तो उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने क्या कि नहीं, अब सबको एकत्र करके साथ बढ़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा आन्वीक्ष की त्रयवार्ता दंड नीतिश्च, ये सब शास्त्र तो हैं, लेकिन दंड, ये जो वार्ता है, जो हमारा पशुपालन है, जो हमारा कृषि है, जो हमारा वनस्पति शास्त्र है, इसके साथ हमें जोड़ना चाहिए। ये सारा क्रम चल रहा था आगे। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से रख लेनी चाहिए। हम प्रारंभ से यो ब्राह्मणम विदधाति पूर्वम, जैसा कि सृष्टि के नियंता ने इसको जैसे धारण किया था, उसमें 10वीं शताब्दी तक कोई व्यवधान नहीं है। हमारा अगर इंडियन क्लासिक भारतीय शास्त्र परंपरा का मार्ग धागा अगर आप खींच कर रखिए, तो वह धागा हमेशा वेद को व्याख्यायित करते चला जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण भारत के लिए बात है कि भारत वेद को छोड़ता नहीं है। हम सोचते जब हमारी जैसे कि ये बहुत सहस्त्रबुद्धि जी इतना बड़ा योगदान है कि योगदान आज से 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व हमारे ऋषियों ने यही कार्य किया। क्या किया कि उन्होंने देखा कि अरे वेद तो गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि एक सहस्त्र के बाद भ्रांति हो जाने का खतरा होता है, भ्रांति समझाए। अब जो हमारी जो पद्धति है, हमारी जो परंपरा है, जो वैशिष्ट क्या है कि हम एक स्वर का जो है स्खलन जो है त्रुटि बर्दाश्त नहीं करते। कोई माइनस एरर नहीं है हमारे पास, उससे भी हम फुल प्रूफ है, क्योंकि एक स्वर का भी हम त्रुटि नहीं सहन कर सकते। तो हमारी लेकिन एक सहस्त्र के बाद उसमें खतरा हो जाने की संभावना हो जाती है, हो सकता है। तब क्या हो? तो वेदानाम रक्षार्थे हमारे ऋषियों ने तुरंत 6 ऑक्सिलरी साइंसेस टू वेदांत कर रख दिया, 6 साइंसेस रख दिया, एक तो नहीं, कि हम स्वर को भी दुरुस्त रखेंगे, उसके इटिमोलॉजी व्युत्पत्ति को भी दुरुस्त रखेंगे, और उसके ग्रामर पर भी ध्यान देंगे। और अब ऐसा नहीं है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोक्रेट हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो सारे कार्य अपना करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे कि उनकी जो रिचुअल टेक्नोलॉजी है, जो अल्टर फॉर्मेशन है, चित्त का निर्माण जो है, ये सब करते हैं। लेकिन लोक को भी हमें रखना है। तब हमारे आचार्यों ने, ऐसे बहुत श्रेष्ठ आचार्य आए, इतने बड़े आचार्य कि हमें सब वस्तुतः उनका घर पर जो है, हमारे उपेंद्र त्रिपाठी जी ने अपने सारे कक्षों का नाम उन आचार्यों के ऊपर रख दिया जिन्होंने भारत का निर्माण किया। तो बौधायन ने, आपस्तंभ ने, हमारे कात्यायन ने, ये सबके, कात्यायन का पुत्र जो है वो गया था जो है प्रश्न पूछने के लिए जो है पिपलाद के पास। तो इन सब ने क्या किया कि अब जो है इसको श्लोक में भी ले आना चाहिए। तब पहली बार हमारे पास धर्मशास्त्र, या जिसे हम गृह सूत्र कहते हैं और जिन्हें हम धर्म सूत्र कहते हैं, वह उपस्थापित हुए। ये एकदम लाइन बाय लाइन हमारी शास्त्र परंपरा आगे बढ़ती रही, इसमें कोई व्यवधान नहीं रहा। सबसे बड़ी जो बात थी कि हमारी टेक्नोलॉजी कोई समझ ही नहीं सकता था, आज तक कोई नहीं समझ पाया जो है। मुझे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की सारी वैदिक परंपरा का मैंने डॉक्यूमेंटेशन किया है लगातार, और सारे आज के ऋषियों का चरण छूने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं थी। जब टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है तो उसको जो है उसमें अवरोध कैसे उत्पन्न करेगा? तो अवरोध उत्पन्न करने की जो बात शुरू हुई जो है, देखिए कंटिन्यूटी में हमने जो है हमारे कार्य में व्यवधान आए, हमारी विद्या में व्यवधान, वह कब से शुरू हुआ? वो 17वीं शताब्दी के बाद शुरू हुआ। क्योंकि 17वीं शताब्दी तक क्या हो रहा था कि हमारा जो एक तरह से ह्यूमन इंटेलेक्ट है, जो बौद्धिक जो हमारी शक्ति है, वह मिडिल ईस्ट के माध्यम से जो है यूरोप तक जो है वो पहुंच गई थी। हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, जो शून्य की जो अवधारणा है, शून्य की अवधारणा जो हमारा
नंबर जो संख्या का हमारा जो वैशिष्ट्य है वह संख्या का अरब के रास्ते जब पहुंचता है तो यूरोप में अरेबिक नंबर हो जाता है। और उस जो जिनकी टेक्नोलॉजी, जिनका ह्यूमन इंटेलेक्ट इस लेवल का है, उसके बारे में और अन्वेषण करना चाहिए, गहराई से करना चाहिए। तो ये सारी रिपोर्टें तो आती रही, ये रिपोर्ट जो है वह लोग देते रहे जिनको यहाँ की गहराई के बारे में नहीं पता था। लेकिन जो है उसमें उसके साथ साथ जब जर्मन साथ जुड़े तो उन्होंने पहली बार ये कहा कि नहीं, इनकी चीजों को समझना है। 1740 में एक विद्वान आता है रुडोल्फ राट, और रुडोल्फ राट जो है वो पहली बार एक ऋग्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट को प्रकाशित कर देता है, और प्रकाशित करके उसके बाद यूरोप, विशेष रूप से ब्रिटिश में ये जाता है कि भारतीयों का जो तत्वतः जो उनकी प्रतिभा का जो उद्भव है, प्रतिभा का जो एक तरह से पराकाष्ठा है, वो वेद पर आश्रित है। इसलिए अब ऐसा करना चाहिए कि उनको इस अपनी प्रतिभा पर वह गर्व ना हो जो गर्व अभी भी विद्यमान है। और वहीं से जो है भारतीय विद्या के प्रति इस तरह की चीजें जो है उपस्थापित होने लगी। सारे के सारे ट्रांसलेशन होने, सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन जो है वो जर्मन लैंग्वेज में हुआ है। हमारा ये एक तरह से परम कर्तव्य है कि अगर हम अपने विद्या को पूरी तरह से, विद्या में कहाँ त्रुटि हुई, विद्या को कैसे जो है लोगों ने गलत ढंग से व्याख्यायित किया, संपूर्ण युग जो हमारी गुरुता है, जो हमारा वैदुष्य है, उस पर आंच कहाँ आ रही है। तो हमें जो है एक इस तरह की एक नीति उपस्थापित करनी चाहिए कि जितने भी हमारे जर्मन में, फ्रेंच में, लैटिन में और अंग्रेजी को तो हम लोग समझ सकते हैं, इनके सारे ट्रांसलेशंस को हमको फिर से हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में करना चाहिए। तो हमारा जो यश है कैसे वो धूमिल हुआ, इस पर हम फिर से चिंतन कर सकते हैं। और यह पर इतना होते हुए भी देखिए, जब विल ड्यूरेंट जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी पर लिखता है, उसका एक छोटी सी किताब है केस फॉर इंडिया, और वह भारत के वह बड़ी ईमानदारी से भारत को उपस्थापित कर देता है। तो उसमें उसके माध्यम से ये लगता है कि ये लोग जो ब्रिटिश हैं, ये हमारी बातों को ये गलत ढंग से प्रचारित कर रहे हैं। और ये इसमें और जब चीजें कब आई कि जो हमारे सबसे पहले बंगाल ही इसका तो एक तरह से शिकार हुआ, और वहाँ की जो पाठशालाएं थी जिनको हम टोल कहते हैं, उसने कहा कि टोल के पैरेलल जो है हम जो है अपने कॉलेजेस खोलते हैं, और बड़ा लिबरल एटीट्यूड है। पर 19वीं शताब्दी में भी कहा टोल में भी पढ़िए और हमारे कॉलेज में भी पढ़िए, यहाँ के प्रोफेसर वहाँ पढ़ाएंगे, प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी वही पढ़ा रहे हैं, और वो विद्यार्थी प्रेसिडेंसी कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और वहाँ से पढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है उस टोल को जो है, उस हमारी जो पाठशाला है जो है, उस पाठशाला को संक्रमित शब्द हम गलत अर्थ में कर रहे हैं, संक्रमण के अर्थ में कर रहे हैं, हम विद्या को भी संक्रमित करते हैं। तो ये धीरे धीरे इतना तेजी से आगे बढ़ा कि यही चीज जो है वो एक तरह से जब पहली बार कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को लेकर के यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना, दोनों देखिए आज भी जो है हम जो है वो ब्रिटिश एक तरह से शिक्षा पद्धति से बाहर नहीं आ पाए हैं। हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आज भी ना डीफिल की उपाधि देती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और हमारी अन्य यूनिवर्सिटी जो है कैम्ब्रिज की उस पर पीएचडी की उपाधि देती हैं। तो हम उससे भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। अब जो है हमारा जो है कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमारा जो विशेष लक्ष्य क्या होना चाहिए कि अगर हम भारतीय विद्या को, भारत की शास्त्र परंपरा को अगर हम लोक में जब वेद प्रतिष्ठित होगा, सनातन, हम वैदिक परंपरा नहीं कहते, क्योंकि वैदिक परंपरा क्या है, वेद जो है वो व्यापक भी है। वेद जो है वेद में ब्रह्मांड में अंतर नहीं है। हम अंतर ब्रह्मांड से को बाह्य ब्रह्मांड के साथ कैसे जो है पूरा का पूरा श्वेता ऋषि जो हमारी टेक्नोलॉजी देते हैं, जो योग का पूरा फाउंडेशन देते हैं, तो अंतर ब्रह्मांड और बाह्य ब्रह्मांड का जो एकीकरण का जो तत्वतः विज्ञान है वह वैदिक विज्ञान है, कोई सामान्य नहीं है। तो उस दृष्टि से जो है हमें जो है प्रत्येक पाठ्यक्रम में जो है कुछ इस तरह से एक लेवल तैयार हो
कि हमारी जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो तत्वतः ज्ञान की धारा है, वह धीरे 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 हमारे आने वाली पीढ़ी में इस तरह संक्रमित हो कि हम जो है एक सर्वोत्कृष्ट समाज के रूप में भारत का नाम जो है आगे बढ़ा सकें। मेरा 5 मिनट ही समय था, लेकिन आप सब जनों के बीच में कुछ न कुछ बोलने का एक तरह से लालच हो जाती है, तो मैंने अतिक्रमण किया। आप सब क्षमा करेंगे और आप सबका अभिनंदन।